Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we're going to talk about India-ASEAN relationship. ASEAN क्या है? Association for Southeast Asian Nations. This is the 13th chapter in this series और अब तक जितने भी lectures हमने जितने भी classes हमने लिए उसमें हमने हमारे neighbors discuss करे, right? Countries, bilateral relationship हमने बात करी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, चाइना, right? But अब हम we are moving towards organization. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसके आगे और बायलेटरल रिलेशनशिप डिस्कस नहीं करेंगे दूसरी कंट्रीज से. अगर आपको पहली क्लास याद हो इस सीरीज़ की तो हमने बात करी थी कि यूजुअली जब भी आईआर पढ़ा जाता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सारी कंट्रीज़ के साथ बायलेटरल रिलेशनशिप अलग से पढ़ते हैं और रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अलग से पढ़ते हैं. बट द आइडिया इज़ कि वही सारी इश्यूज रिपीट होते हैं जब हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड ऑफ द सेम कंट्रीज वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. सो जो इश्यूज हमारे उनके साथ बायलेटरल में होते हैं वही इश्यूज हमारे उनके साथ ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दैट वे ऑफ लर्निंग व्हाट वी हैव डन इज हमने रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बायलेटरल रिलेशनशिप के सिलेबस के बीच में इस तरीके से पोजिशन किया है कि जैसे सो दैट इट जस्ट मेक सेंस. क्योंकि एशियन अगर आप बात करो तो वी आर in discussion with ASEAN और in contact with ASEAN mainly because of China. तो क्योंकि अब तक हमने सारी कंट्रीज़ अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करी है और उनमें जो चाइना से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनकी बात करी है, तो द नेक्स्ट लॉजिकल प्रोग्रेशन सीम टू बी टू टॉक अबाउट ASEAN, राइट. इसका ये मतलब नहीं है कि हम विल नॉट गो बैक टू बायलेटरल रिलेशनशिप इन नेक्स्ट क्लास. we will talk about other countries as well, but right now because ASEAN is like logically the next step to talk about, क्योंकि उसमें हमारे नेबर्स भी उस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं. एशियन ने एक पॉइंट पर इट ऑल्सो आस्क्ड अस टू ज्वाइन, बट बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर वी कुड नॉट. एंड नाउ इफ यू सी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया और इंडिया के नेबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो है एशियन. सो लॉजिकली इट मेक्स सेंस टू स्टडी इट हियर रादर देन एक साथ, क्योंकि इश्यूज आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे जो है डिस्कशन के सेम है. इकोनॉमिक इश्यूज, चाइना इश्यूज, बॉर्डर इशू, मैरीटाइम इशू. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? सबसे पहले हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, ठीक है, एशियन के बारे में कि व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड, व्हाट आर द व्यूज अराउंड इट. फिर हम बात करेंगे कि कहाँ से कैसे इवोल्यूशन हुआ एशियन ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिया के टाइज उसके साथ कैसे थे, क्या सिग्निफिकेंस है एशियन का, क्यों हमारे लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, कौन से एरियाज में इंडिया और एशियन की कंट्रीज जो है हम साथ में काम करती है, चैलेंजेस क्या है, कहाँ पे आके थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया RCEP की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. ये पार्टनरशिप है एशियन कंट्रीज और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कोरिया के बीच में. फिर हम बात करेंगे कि इंडिया और एशियन के बीच में रिश्ते जो हैं उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है. As always, we are going to start with previous year's question paper because we need to know कि इस टॉपिक का स्कोप कितना है. From UPSC point of view, प्रीलिम्स में इस टॉपिक से ज़्यादातर करंट अफेयर के इश्यूज आते हैं, राइट. तो अगर रिसेंटली 1, 2, 3 साल में अगर कुछ बड़ा हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो उसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन. मेंस में क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल आते हैं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड रीडिंग बायलेटरल, तो बायलेटरल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना तो ज़रूरी है, बट उसी के कंटेक्स्ट में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ को भी पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज ज़्यादातर सवाल जो आते हैं अगर वो बायलेटरल भी हैं उसमें हमेशा किसी ना किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता ही है. तो ऑफ कोर्स इफ़ यू सी द क्वेश्चंस नाउ एंड यू विल नोटिस कि अगर वो एक ही क्वेश्चन से आपके किसी कंट्री के साथ में बायलेटरल रिलेशनशिप और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मल्टीलेटरल रिलेशनशिप के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो दैट्स ऑलवेज बेटर बिकॉज दैट विल जज मोर ऑफ योर नॉलेज. तो इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अगर किसी भी ईस्ट एशियन कंट्री से आते हैं तो उसमें एशियन हमेशा इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समथिंग हैज़ हैपेंड रिलेटेड टू इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, और नीचे आएंगे. अब हमेशा हम ये नहीं पढ़ते, हम सीधे नीचे आ जाते हैं. विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्री ट्रेड पार्टनर विद एशियन. 2018 में सवाल आया था कि इनमें से कौन सी कंट्रीज जो है फ्री ट्रेड रिलेशनशिप में है. सो द आंसर इज वी नो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, Japan. So that would be 1, 3, 4, 5. So US and Canada are the only one who do not have FTA with ASEAN.
Next question, the term regional comprehensive economic partnership often appears in news in context of the affairs of a group of countries known as ASEAN. मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. एक्ट ईस्ट पॉलिसी कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ एप्रीहेंशन ऑफ एशियन नेशंस इज रिजॉल्व. डिस्कस विद रिलेवेंट एग्जांपल. तो अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया ना कि अगर यूपीएससी को ऐसे सवाल पूछने हैं जिसमें इंडिया के बायलेटरल रिलेशनशिप और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप एक साथ हाईलाइट हो, तो ये आपका ब्रॉडर नॉलेज जज कर पाएंगे. एंड दिस इज वन ऑफ द सच क्वेश्चंस, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट एशियन, कि एशियन क्या चाहता, मतलब एशियन और इंडिया मिलकर क्या करना चाहता है, और वो करने के लिए जो दूसरे इश्यूज हैं बायलेटरली दूसरी कंट्रीज के साथ में, जो एप्रीहेंशन है उन देशों के इंडिया को लेकर, वो कैसे दूर हो सकते हैं और हाउ कैन इट वर्क. और फिर इसमें ऑफकोर्स इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की भी बात हो रही है. तो रीजन की भी बात हो रही है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हो रही है, और बायलेटरल की भी बात हो रही है. So this is one of those questions I was talking about. Next question, how does the regime change and political crisis in Myanmar threatens the regional security and peace? अब यहाँ पे ASEAN नहीं दिया हुआ है, लेकिन regional security and peace जो है उसमें म्यांमार is part of ASEAN, so hence this becomes relevant from that point of view. Even though directly नहीं पूछा है, but it will come to it because India wants to create a partnership with ASEAN. एक तो direct भी आएगा, तो यहाँ पे आप चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखोगे कि वहाँ की जो इश्यूज हैं इस कंट्री में, उससे हमारे साउथ एशियन इंडियन ओशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बांग्लादेश से इंडिया में जो माइग्रेशन है उसकी भी बात करोगे, और फिर इंडिया और एशियन के बारे में भी बात करोगे कि हाउ इट अफेक्ट्स दैट. 2023 में ये सवाल आया था, 2022 में ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2022 में आया था शायद. फिर थर्ड है एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ एशियन एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 2021 में आया था. क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ एशियन इन द प्रमोशन ऑफ रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड. 2020 में सवाल आया था. तो आप देखोगे लास्ट 3 ईयर से एक सवाल आया ही है. एंड द मेन बेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कि एशियन एज अ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए, या इंडिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें जाने के लिए कैसी मदद कर रही है, और एशियन ऑर्गेनाइजेशन का क्या सक्सेस रहा है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर एशियन विद EU, वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंपेयर इट विद सार्क एंड ब्रिक्स. सो इन ऑर्डर टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि, क्योंकि हमें पता है सार्क और ब्रिक्स का थोड़ा सा इशू चल रहा है, वी हैव नेवर बीन एबल टू रीच द काइंड ऑफ लेवल ऑफ EU. तो एशियन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है हमारी आशाएं हैं. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है. ये आइडिया ये था कि इंडिया वांटेड टू रिजेक्ट द डेवलपमेंट तरीका, जो डेवलपमेंट होने का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तरीका जो वेस्ट फॉलो कर रही थी, वो इंडिया को नहीं अच्छा लगा बिकॉज इट वाज कॉलोनियल और इम्पीरियल. तो इसके उन्होंने बोला कि देखो, हम अपने ईस्ट में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जो बहुत अच्छा कर रही है, इवन दो दे आर नॉट फॉलोइंग द सेम पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेस्ट. हैंस इंडिया वांटेड टू फॉलो ईस्ट. ओके, हैंस कम्स एक्ट ईस्ट एंड लुक ईस्ट पॉलिसी. तो सारे क्वेश्चंस बेसिकली रिवॉल्व अराउंड, क्योंकि हमने, इंडिया ने अपनी पूरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट की तरफ मोड़ दी है. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक एशियन इज सक्सेसफुल नॉट जस्ट इन ट्रेड बट ऑल्सो इन सिक्योरिटी, पीस एंड ऑल्सो इन काउंटर बैलेंसिंग विद चाइना. सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ लेट्स मूव ऑन. एशियन में कौन सी कंट्रीज है, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो इट्स म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, Malaysia, Vietnam, Laos, Philippines, Brunei. Okay, so this entire, so यहाँ से it's connected to Bangladesh, right? And यहाँ is China. So इन दोनों कंट्रीज को, बांग्लादेश और चाइना को अगर हम छोड़ दें तो उसके नीचे से ये वाला पूरा मेन लैंड, और उसके बाद जितना भी आर्किपेलो है प्लस दिस रीजन, दिस इज अगेन कनेक्टेड टू अनदर मेन लैंड. उसको छोड़ दें तो यहाँ के बीच में जितने भी आइलैंड कंट्रीज है वो ऑलमोस्ट एशियन का पार्ट है. So you can understand where exactly we are. Now let's understand overview. ASEAN is a regional organization, okay, Association for Southeast Asian Nation. Established कब हुई थी? 1967 में. क्या करने के लिए? To promote political and social stability. ठीक है, amid the rising tension among the Asia Pacific post-colonial states. ठीक है, तो आपको पता है कि एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का जो हिस्ट्री है वो भी हमारी तरह इंडिया, चाइना
की तरह ही कॉलोनियल हिस्ट्री है बहुत वहाँ पे, यू नो. और कॉलोनियल यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट, यू नो, ब्रिटिशर्स और यूरोपियन कॉलोनियल, बट देयर वर ऑल्सो, यू नो, जापान कॉलोनियलिज्म एज वेल एग्जिस्टिंग वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में. उसका डिस्कशन इतना हम करते नहीं हैं, मतलब एटलीस्ट जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं वी टेंड टू फोकस मोर ऑन यूरोप, बट दिस वॉज ऑल्सो ह्यूज थिंग. तो क्योंकि वो, यू नो, उनके खुद के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे कंट्रीज़ के बिकॉज ऑफ जापान और चाइना का जो, यू नो, पोस्ट कॉलोनियल जो टेक ओवर था उसमें लेकर, तो उसके रिस्पॉन्स में, उस टेंशन के रिस्पॉन्स में जो है ये एशियन कंट्रीज़ बनी थी. इनका मोटो था वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, क्योंकि आइलैंड कंट्रीज़ हैं और इनकी लगभग सेम प्रॉब्लम्स थी. ठीक है, छोटी कंट्रीज़ हैं, they have similar language, culture, they depend on the same resources, and they have the same kind of threat that comes from the larger countries around. तो इसके लिए एक विजन कि दोनों मिलकर सारी कंट्रीज का अगर एक ही विजन है, सबको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, आइडेंटिटी भी एक ही है बिकॉज ऑल ऑफ देम आर, यू नो, आइलैंड कम्युनिटीज, तो हम मिलकर एक कम्युनिटी बनाए लाइक EU. ठीक है, EU हैज़ टेकन ओवर ऑल द यूरोपियन आइडेंटिटीज एंड क्रिएटेड दिस वन कम्युनिटी विच इज़ यूरोप. वैसा ही एक विजन था एशियन का. 8 अगस्त को एशियन डे मनाया जाता है और उसका सेक्रेटेरिएट जो है, सेक्रेटेरिएट मतलब जहाँ पे उनका मेन ऑफिस है, विच इज़ इन इंडोनेशिया, जकार्ता. एशियन कंट्रीज हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, तो 650 मिलियन टोटल पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है सिर्फ इस रीजन में. कंबाइंड GDP ऑफ ऑल द एशियन कंट्रीज इज 2.8 ट्रिलियन. तो पॉपुलेशन वाइज भी हैवी है और GDP भी कंबाइंड बहुत अच्छा है इन सबका. दिस अलायंस हैज़ प्लेड अ की रोल इन प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन एशिया. एशिया का जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रहा है एशियन एज ऑर्गेनाइजेशन का. जितने भी एशिया पैसिफिक नेशंस के साथ में नेगोशिएशंस हुए हैं टू क्रिएट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड ब्लॉक आफ्टर EU, एशिया में जो है चौथा सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ग्रुप ब्लॉक है आफ्टर EU, नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना, हांगकॉन्ग. तो उसको क्रिएट करने में एशियन का ही सबसे बड़ा हाथ है. सो व्हाट इज फ्री ट्रेड ब्लॉक? जैसे बेसिकली द आइडिया इज कि जब कंट्रीज आसपास में रहती है ना, नेबर्स रहती है, छोटी छोटी कंट्रीज रहती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे हैव द सेम थिंग टू ऑफर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेपन वगैरह भूल जाओ तो आप अगर यूरोपियन कंट्रीज देखो तो व्हाट आर द मैक्सिमम थिंग्स दैट दे, यू नो, एक्सपोर्ट. ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन चीज, वाइन, फूड, ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो व्हाट हैपन्स इज कि अगर वो कंट्रीज अलग अलग काम करती हैं तो क्या होगा, वो एक दूसरे से compete करेगी, राइट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में. अगर मुझे मान लो चीज़ चाहिए तो मेरे पास जर्मनी भी है और इटली भी है, फ्रांस भी है. आई कैन, यू नो, कंपेयर ऑल थ्री और सी विच वन इज गिविंग चीपेस्ट. तो जो भी कंट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो अपने प्राइस लोअर कर देगा, उन्हीं के बीच में कॉम्पिटिशन होगी. अब यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर वेरी कंट्रीज वेर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वेरी स्मॉल, तो उनके लिए बहुत डेट्रीमेंटल होता है ना. तो व्हाट दे डू इज कि वो सारी कंट्रीज मिलकर एक, है ना, एक फ्री ट्रेड, यू नो, ब्लॉक बना देती है जिसमें आप जो है किसी एक कंट्री से बात नहीं करते. यू कैन नेवर हैव. डू यू रिमेंबर एक सीन जब न्यूज़ आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप एंजेला मार्केल से मिले थे, जर्मनी की चांसलर, और शी हैड टू एक्सप्लेन टू डोनाल्ड ट्रंप 10 times, 10 बार उनको बोलना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को कि अमेरिका जर्मनी के साथ बायलेटरल ट्रेड नहीं कर सकता. देयर इज, because, you know, they are part of EU and so they have to trade with EU. And I remember watching this and I'm like, मुझे ऐसा लगता था कि I have studied IR, पर फिर भी, you know, ऐसा लगता था कि अगर मुझे कोई बिठा दे वहाँ पे जाके in between these people, the heads of state, I will be so, you know, out of place, even though I have studied IR. And then I saw Donald Trump and I was like, at least I know a little more than that man, and he became president, so whatever. Okay, coming to the idea कि so you can't have trade relationship with just Germany, आपको पूरे यूरोप के साथ ट्रेड करना पड़ेगा. तो उसे इकोनॉमिक ब्लॉक कहते हैं. उससे बहुत फायदे होते हैं. उसमें ये होता है कि छोटी छोटी कंट्रीज आपस में compete नहीं करती है, एक साथ प्राइस डिसाइड कर लेती है आपस में, यू नो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हर चीज़ के लिए अलग इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, राइट, एक कंट्री को. पर अगर एक इकोनॉमिक ब्लॉक है तो एक कंट्री एक चीज़ पे फोकस कर सकती है और उनके बीच में फ्री ट्रेड है तो ज़्यादा, यू नो, मतलब ये हो सकता है कि मलेशिया किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सी फूड पे फोकस कर ले और दूसरी कंबोडिया किसी और चीज़ पे फोकस कर ले, एंड दे कैन ट्रेड बिकॉज आपस में उनके जो है टैरिफ नहीं है. तो वो फ़ायदे होते हैं इसके.
ओके, नाउ एक्सपर्ट ओपिनियन, एशियान का जो इन्फ्लुएंस है इट इज हिंडर्ड बाय द डार्थ ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। अब ये बेसिकली एक क्या प्रॉब्लम है एशियान के साथ उसको बता रहे हैं कि एक्सपर्ट का कहना है कि एशियान का जो इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत घट जाता है बिकॉज सबका एक कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। बोल तो रहे वन विजन वन कम्युनिटी, पर है नहीं, सब अपना अपना अलग अलग विजन है। उसके अलावा प्रायोरिटीज़ हर कंट्री की अपनी अपनी है। किसी को देश पूरे वर्ल्ड में पावरफुल बनना है तो किसी को अपनी कंट्री में बेसिक इकोनॉमिक इक्वालिटी की ज़रूरत है। उसके अलावा मेंबर स्टेट्स जो है वो दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ इफेक्टिव लीडर। ठीक है, कोई एक लीडर नहीं बन के आया है साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमेशा से उनके यहाँ पे कमी रही है। दे असर्ट दैट देयर ब्लॉक सेंट्रल ऑप्टिकल रिजॉल्व्स अराउंड डाइवर्सिंग कोहर्सिव स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स चाइना। तो एक चीज है जो उनको सबको साथ में जोड़ के रखती है, वो है स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स चाइना, बिकॉज चाइना और बीजिंग हैज बीन ट्राइंग टू, वो जो हमने देखा था सलामी स्लाइसिंग लास्ट क्लास में, कि वो थोड़ा थोड़ा करके दे मेक फेक आइलैंड बना के फिर अपनी मैरीटाइम बॉर्डर एक्सटेंड कर देते हैं, या फिर पहले बॉर्डर पे अपने लोग बिठा देंगे, फिर सीधे से सामने वाली कंट्रीज़ के जो नदियां हैं, टाउन्स है, उसको अपना अलग नाम दे देंगे, और धीरे धीरे करके और दे डू दैट। सो ये जो इशू है ना, ये सब कंट्रीज फेस कर रही है कि चाइना हैज़ बीन ओवर फिशिंग इन देयर एरियाज, टेकिंग पुशिंग देम, बुलिंग देम। तो वो दैट इज द ओनली थिंग जिसके ऊपर सारी कंट्रीज एक साथ अग्री करती है, विच इज टू बी अगेंस्ट बीजिंग इन साउथ चाइना सी। और द प्रॉब्लम इज कि ऑफकोर्स दिस मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन वेरी स्ट्रांग। देखो, कॉमन एनिमी जब होता है ना, तो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गुट को बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाती है उनके बीच में। पर एशियान के साथ ये प्रॉब्लम है कि दे हैव अ कॉमन एनिमी, दे हैव अ कॉमन प्रॉब्लम एंड दे हैव एवरीथिंग। लेकिन क्योंकि कंट्रीज का विजन अलग अलग है और क्योंकि कंट्रीज की प्रायोरिटीज अलग अलग है, इसलिए वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एशियान, कैसे बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ था 1967 में। एशियान वॉज ब्रॉट टुगेदर बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो ये जो 5 है ये इनकी फाउंडिंग कंट्रीज है। ओके, और क्या मेन काम था इनका? टू स्प्रेड कम्युनिज्म एंड फॉस्टर स्टेबिलिटी काउंटर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। तो उनके जस्ट ऊपर वी हैव सीन देयर इज जापान, चाइना एंड रशिया, राइट। अब ये तीनों कंट्रीज की अपनी खुद की वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत खतरनाक हिस्ट्री रही है अबाउट इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म, राइट। तो बेसिकली मेन रीजन वाई दीज 5 कंट्रीज केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड एशियान वाज टू सो दैट दे कैन काउंटर दिस थिंग कि हमारे पे नहीं, क्योंकि हमने नुकसान देखा है ना उसका। मतलब ओवर द पीरियड जो 2 वॉर्स हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं कि वी हैव सीन कम्युनिज्म बिल्कुल सेट नहीं बैठता है रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ में। सो दे डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्व बिकॉज दीज आर स्मॉल कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज हैं। अगर वो लड़ने जाएगी यूएस से तो तबाह हो जाएगी। तो अपनी कंट्री में कम्युनिज्म ज़्यादा ना फैले, इसके लिए ये कंट्रीज साथ में आई थी 1967 में। इन 1976 मेंबर साइंड अ ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, उस टाइम तो इस चीज़ के लिए साथ में आए थे, कम्युनिज्म को ना फैलना, बेसिकली चाइना के अगेंस्ट। और फिर बाद में उन्होंने कि एमिटी और कोऑपरेशन, एमिटी मतलब कि हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, आपस में कोऑपरेशन करेंगे, इसको लेकर एक ट्रीटी साइन करी, एम्फसाइजिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के पर्सनल अफेयर्स में हम क्या बोलते हैं, इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर मेंबर्स जो है वो डबल हो गए, 1990s तक 5 थे, फिर 10 हो गए। विद रिवॉल्यूशन ऑफ कंबोडिया सिविल वॉर, कंबोडिया की सिविल वॉर जब हो गई और यूएस की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जब राइस ईटिंग गुरिल्ला फाइटर्स ऑफ वियतनाम से हार गई, तो थोड़ा सा 1995 में वियतनाम में भी पीस आया, फिर उन्होंने भी ज्वाइन किया। सो ब्रूनाई हुआ 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में, और सारी कंट्रीज ने मिलके दे डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स रीजनलिज्म। ठीक है, उस टाइम पे दे वांटेड टू मूव अवे। जैसे हमने इंडिया के केस में भी देखा है ना कि जब कॉलोनियलिज्म के बाद हाउ मच वी बैडली वांटेड टू स्टैंड अलोन, है ना। वी डिडंट वांट टू डू एनीथिंग विद यूएस, वी डिडंट केयर अबाउट व्हाट दीज यूएसएसआर एंड चाइना वर डूइंग, वी जस्ट वांटेड टू स्टैंड अगेंस्ट। तो ऐसा ही कुछ साउथ ईस्ट एशिया में भी हो रहा था। वहाँ कंट्रीज़ ना इंटरफेरेंस से बहुत परेशान थी, पहले चाइना, फिर जापान, फिर यूएस। तो फाइनली जब सब कुछ शांत हुआ तो उन्होंने अगेन वी डिसाइडेड कि अब हम अंदर देख के अपनी कंट्रीज़ के बारे में रीजनलिज्म को प्रायोरिटी देंगे। 1995 में एक ट्रीटी साइन हुई थी टू प्रिवेंट डेवलपमेंट
एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। सो NPT साइन की गई थी, तो सारी एशियान की कंट्रीज ने मिलकर साइन करी थी। अमिड 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, एशियन एम्ड टू डीपन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक्सेम्प्लीफाइड बाय चेंगम्यान इनिशिएटिव अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। तो जब एशिया की फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 में, तब दो सारी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था कि अब हमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम एक दूसरे की जैसे यूरोप में है कि यूरोप में EU में यूरो पूरा काम करता है सब जगह पे, तो दे ऑल्सो वॉन्टेड समथिंग लाइक दैट। बट आपको समझना होगा कि यूरोप में ना बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हिस्ट्री दे हैव, इतना यूरोप की किसी कंट्री को किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया है, ठीक है, उनकी कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं है, तो उनको इतना बोल सकते हैं कि आप डर नहीं है, इसलिए देवर ओके विथ letting their currency go and then following one currency which is euro. But any other country like India and countries that have been under colonial rule, उनको अगर आप बोलोगे ना कि अरे आपकी करेंसी हटा दो और हम एक कॉमन करेंसी यूज करते हैं, तो वो लोग नहीं करेंगे। बिकॉज ना हमने कॉलोनियलिज्म देखा है, हमने देखा है कैसे दूसरे लोग आकर धीरे धीरे हमारी कंट्री में घुस जाते हैं, तो एक वो डर बना रहता है और एक इंडिपेंडेंट रहने की जो इच्छा है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। इसीलिए एशियान चाहते तो थे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, लेकिन वो EU की तरह एक कॉमन करेंसी नहीं ला सकते थे, इसलिए वो क्या बोलते हैं करेंसी स्वैप अग्रीमेंट लेके आए थे। बेसिकली इन अ वे कि अगर कुछ होता है, मतलब करेंसी स्वैप के बारे में हम पढ़ेंगे आगे भी, बट द मेन एम इज कि जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट करेगी और एक दूसरे की कंट्री में जो है सामने वाले की करेंसी फंक्शन कर सकती है। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कॉमन करेंसी, बेसिकली ऑल ऑफ देयर करेंसीज आर एक्सेप्टेबल, दैट्स करेंसी स्वैप। ओके, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ लेसर वर्जन ऑफ दैट ओनली। अब बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के एशियान के। 1976 में जब साइन हुआ था TAC, विच इज द ट्रीटी फॉर एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, इसके तहत ये सारे फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश किए गए थे। उसमें से पहला था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये सारी कंट्रीज की जो एक कॉमन आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि वो पहले पास्ट में कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म देख चुके हैं, तो एक चीज़ जो इन्होंने गांठ बांध ली थी कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है एक दूसरे को इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट दें, ठीक है, एक दूसरे की सोवर्निटी को इक्वल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दें कि भाई हाँ ये आपका लैंड है तो इस पर आपका ही हक है, हम उस पर हक लेने की कोशिश नहीं करेंगे, और अगर कोई नेशनल आइडेंटिटी है तो उसको इरोड करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको हैम्पर करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद हर स्टेट को ये हक होगा कि वो अपने तरीके से अपने देश को लीड कर सके और कोई दूसरा एक्सटर्नल स्टेट उनको इंटरफेरेंस नहीं करेगा, सबवर्जन नहीं करेगा, कोअर्जन नहीं करेगा, ठीक है, और कोई उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं देगा। अगर कोई डिफरेंसेस हैं, कोई डिस्प्यूट्स हैं, तो उनको बैठ के विद इन एशियान के अंदर बैठ के म्यूचुअल डिस्कशन से उसको सॉल्व करेंगे। रिनंसिएशन ऑफ थ्रेट एंड यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, कोई भी किसी को थ्रेट नहीं देगा कि हम तुम पे हमला कर देंगे। एंड इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स, कि सारी कंट्रीज एक चीज के लिए फोकस करेगी कि कैसे सारी कंट्रीज मिलके अलग अलग मैटर्स पे कोऑपरेट कर सके, एक दूसरे का ध्यान दे, मतलब कि एक दूसरे को वो फर्स्ट क्या बोल सकते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि लेट मी टेक हेल्प ऑफ समवन एल्स, पहले इन कंट्रीज को इंपॉर्टेंस दी जाएगी अगर आप कुछ भी करने का सोच रहे हो तो। फिर 2007 में एशियन का चार्टर जो था वो अडॉप्ट हुआ। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स एशियन फ्रॉम EU ऑल्सो, क्योंकि उनका एक फ्रेमवर्क है, एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट है, जिन्होंने उनको एक लीगल स्टेटस दिया इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क का, एंड आउटलाइन किए कोर प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किए, और उसके अलावा मेंबरशिप अगर आपको चाहिए एशियन की तो उसके लिए क्या ज़रूरतें हैं वो सब इसमें नोट करी। फिर इस चार्टर के अंदर जो है एशियान की 3 ब्रांचेस हो गई। सबसे पहली थी एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, इस कम्युनिटी का पूरा फोकस था इकोनॉमिक सेक्टर पे कि कैसे फ्री ट्रेड कर सके, इकोनॉमिकली एक दूसरे से कोऑपरेट कर सके, वो सब जो है वो ये वाली उनकी ब्रांच संभालती है। एशियन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है, इसका एम था बेसिकली कि कैसे ये सारी कंट्रीज मिलकर एक सिक्योरिटी ब्लॉक बना सके, जैसे EU का है, अमेरिका का है, कि हम सब मिलकर एक दूसरे को, मतलब उस टाइम पे ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं था कि दे विल प्रोटेक्ट ईच अदर, बट इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक द इंस्टीट्यूशन वाज मेड टू डू दैट, कि अगर किसी एक कंट्री पे हमला होता है तो दूसरी कंट्रीज उसको हेल्प करेंगी, रीजन की सिक्योरिटी करने की कोशिश करेंगी, वो इसके अंदर था। और तीसरा था एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। फिर इसका फोकस बेसिकली ये था कि सारी कंट्रीज में जो
सोशल प्रॉब्लम्स है या जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ है उसको एक्सचेंज किया जा सके, वो सब जो है पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है वो यहाँ से होगा। 2019 में एशियान अडॉप्टेड एशियन आउटलुक टू इंडो पैसिफिक, ठीक है, मतलब कि पहले जो थे वो देवर फोकसिंग ऑन दिस, राइट, नॉट दिस, इवन दिस, जस्ट दिस, ठीक है। सो इंडो पैसिफिक का मतलब है कि यहाँ पर इंडियन ओशन की तरफ और यहाँ पर पैसिफिक की तरफ वो आगे मुड़ रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ से बेसिकली नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और यहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इस तरफ इंडिया एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स, इन सब की तरफ, बांग्लादेश, इन सब की तरफ बेसिकली अपना एक अपना एरिया बेसिकली एक्सपैंड किया, कि तब तक दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन दीज कंट्रीज, नाउ दे हैड एक्सपांडेड देयर। अब बात करते हैं किस कौन से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुए हैं किन किन कंट्रीज के साथ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ, चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हांगकांग, चाइना एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एशिया पैसिफिक की कंट्रीज के साथ, विच इज ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कंबोडिया एंड चाइना। तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है साइन हुए हैं। अब कंपेयर करते हैं ईयू और एशियान को। ईयू का जो है इंट्रूसिव अप्रोच है, ठीक है, कि वो इंट्रूसिव अप्रोच मतलब क्या, कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना स्टेट्स से अलग होकर है, ऊपर हटकर है, और वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बनाती है अपनी ही कंट्रीज के लिए, रूल्स बनाती है कि अपनी कंट्रीज के, अपनी ही मेंबर कंट्रीज के लिए कि वो किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। वेयर एज एशियान जो है ना इट अधर्स टू नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, इट्स कॉल्ड एशियान वे, बेसिकली कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। और जिस तरीके से ईयू काम करता है, जहाँ पे सारी कंट्रीज को जो है compete करना पड़ता है विद इन ईयू टू और compete नहीं बोल सकते, एक अलग वर्ड बोल सकते हो उसके लिए, कि यू हैव टू गिव अप सम ऑफ योर राइट्स एंड सम ऑफ योर थिंग्स इन ऑर्डर टू ईयू, फॉर ईयू टू फंक्शन बेटर, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री जो है किसी और कंट्री के साथ इंडिपेंडेंट कोई ट्रेड नहीं कर सकती, ये ईयू में है, लेकिन एशियान इस तरीके का कुछ कंपेयरिंग ईयू एंड एशियन, यूरोपियन यूनियन और एशियन को कंपेयर करते हैं। ईयू जो है ना उसकी बहुत इंट्रूसिव अप्रोच है। इंट्रूसिव अप्रोच मतलब क्या, कि वो अपनी मेंबर कंट्रीज से उठकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सुपरा नेशनल है, और वो क्या करती है, जैसे एक देश में क्या होता है कि इंडिया में मान लो अपनी टेरिटरीज हैं सबकी, स्टेट्स की, राइट, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दे कम टुगेदर टू फॉर्म इंडिया, है ना। सो what happens is they have some of their rights but they have to also give up some of their rights in order for India as a federation to exist. तो उस तरीके की उस तरीके से काम करता है ईयू। पर जो एशियन है वो जो थोड़ा ना नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पे फॉलो करता है, बिकॉज आपको समझना होगा ना कि यूरोपियन कंट्रीज को किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया है, तो उन्हें वो डर नहीं है जो इन कंट्रीज को, बिकॉज इनके ऊपर कॉलोनाइजेशन हुआ है, तो इनके लिए इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज दे हैव अ हिस्ट्री लाइक दैट, दे रियली डू नॉट लाइक कि हम पर कोई इम्पोज करे कुछ, ठीक है। तो एशियन वे इज बेसिकली कि सब एक दूसरे की सोवर्निटी को एम्फसाइज करेंगे कि हर कंट्री को हक है कि उनको जो करना है कर सकते हैं, अगर वो मिलकर कुछ साइन करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, अदरवाइज let's work like that. This is significantly different from EU. EU जो है ना, EU बहुत ज्यादा पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली सारी कंट्रीज को एक साथ लेके आता है, लाइक अ फेडरेशन, ओके। अनलाइक द सुप्रा नेशनल नेचर ऑफ EU, एशियन ऑपरेट्स ऑन अ इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। EU जो है वो एक देश की तरह काम करता है, राइट, सुप्रा नेशनल सारी कंट्रीज को मिलकर, वेयर एज एशियन जो है ना वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरह काम करता है। उसका एक डिफरेंस बोल सकते हैं आप, जो कि कोई कंट्री को जैसे अब महाराष्ट्र कैन नॉट मेक इट्स इंडिपेंडेंट डिसीजंस, राइट, इट हैज टू कोऑर्डिनेट विथ इंडिया सेंटर टू मेक सच डिसीजंस, राइट। बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अगर इंडिया को, चाइना को, जो कि यूएन का पार्ट है, हमें अगर कोई डिसीजन लेना है तो हमें वी डोंट हैव टू गो एंड आस्क यूएन फर्स्ट, वी कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस फॉर आवरसेल्फ। ये जो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस एशियन और ईयू में है। ईयू की कंट्रीज को पहले ईयू के पास जाना पड़ता है, एशियन की कंट्रीज जो है वो खुद डिसीजंस ले सकती है। ईयू जो है वो क्वालिफाइड मेजॉरिटी सिस्टम पे काम करता है। क्वालिफाइड मेजॉरिटी मतलब क्या, कि हर कंट्री से एक मेंबर्स आते हैं और यू हैव टू क्वालिफाई फॉर अ सर्टन ग्रुप एंड देन यू आर पार्ट ऑफ इट एंड देन यू गेट टू वोट। वेयर एज जो एशियन है वो कंसेंसस बेस्ड है, मतलब कि जब तक सब लोग अग्री नहीं करेंगे, सब कंसेंसस नहीं होगा किसी चीज पर,
तब तक वो उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। EU और एशियान दोनों ही जो है कम्युनिटीज़ की तरह फंक्शन करती है, क्योंकि उनके बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी है। लेकिन EU में एक सिंगल करेंसी मॉडल है, पूरे यूरोप में एक यूरो चलता है, लेकिन एशियान में ऐसा नहीं है। एशियान में करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है, ठीक है। मतलब कि दो कंट्रीज़ के बीच में कोई मतलब एक अग्रीमेंट हो जाता है, तो वो कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ अपनी करेंसी स्वैप कर सकती है, या मान लो एक कंबोडिया की करेंसी जो है फिलीपींस में चल सकती है, इस तरीके से, पर एक कॉमन करेंसी नहीं है। एशियान डेमोन्स्ट्रेट्स एडवांसमेंट बाय हैविंग इट्स ओन चार्टर। एशियान जो है वो थोड़ा सा EU से एडवांस है इस मैटर में कि उनका खुद का एक चार्टर है, और EU का सच कोई ऐसा चार्टर नहीं है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि EU जो है उस इवन दो वो मॉडर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर उनका जो बेस है वो आ रहा है यूरोप की हिस्ट्री से, क्योंकि यूरोप की हिस्ट्री में ये सारी कंट्रीज जो थी ना आपस में दे वर किंगडम्स एंड दे यूज्ड टू मैरी एंड कम टुगेदर एंड यूज्ड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कि इंडिपेंडेंट भी थे प्लस लेकिन आसपास से जुड़े हुए भी थे, स्पेशली इफ यू रीड द मोनार्किकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन और मोनार्किकल हिस्ट्री ऑफ यूरोप। बट एशियान कंप्लीटली मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बेस उस तरीके का नहीं है, तो वो बहुत ही इंटरनेशनल मॉडर्न टाइम्स में काम करती है। वेयर एज EU जो है उसका थोड़ा सा आर्केइक फॉर्म है, सिमिलर टू व्हाट यूरोप का हिस्ट्री पहले होता था उससे। उसके बाद बोथ EU एंड एशियान सर्व एज स्टेबलाइजिंग फोर्सेस इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन। मतलब दोनों ही, लेकिन उनका जो एक कॉमनैलिटी है वो कि दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने अपने रीजन में स्टेबिलिटी लाने का काम करती है। ओके, अब कंपेयर करते हैं एशियान और सार्क को। बोथ एग्जाम्प्लीफाई रीजनल इंटीग्रेशन इन थर्ड वर्ल्ड। दोनों जो एशियान और सार्क है ना, दोनों में जो एक कॉमनैलिटी है वो ये है कि दोनों थर्ड वर्ल्ड में काम करती है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस उन देशों ने बनाई है जो पीछे रह गए बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, या तो जो कॉलोनाइज हो गए या किसी भी कारण से दे वर नॉट एज रिच एज अमेरिका और वेस्ट, राइट। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रीजनलिज्म को लेकर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनी है। एशियान स्टैंड्स आउट एज मोस्ट एडवांस। एशियान बहुत एडवांस है, लेकिन सार्क जो है वो लीस्ट सक्सेसफुल मॉडल है। सार्क का मॉडल बिल्कुल काम नहीं किया। सार्क इज अ फेलियर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। सार्क जो है इट वॉज फॉल्टर्ड इन बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सार्क ना तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में सिक्योरिटी में कुछ किसी तरीके का स्टेबिलिटी ला पाया, ना इकोनॉमिक में, स्पेशली बिकॉज ऑफ इवन दो देर इज लाइक अ मच स्ट्रॉन्गर शेयर्ड हिस्ट्री और आइडेंटिटी। आप अगर देखोगे एशियन कंट्रीज में, हमने अभी तक जैसे बात करी थी इंडिया और उसके नेबर्स की, कितनी सिमिलैरिटी है इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स, इंडिया पाकिस्तान में, राइट। रीजनली आप देखो तो आइडेंटिटी कितनी सिंपल है, सिमिलर है। सेम इज इन साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो, बट फिर भी उसके कारण जो है सार्क उस चीज को लेवरेज नहीं कर पाया। एशियान एक्सेल्स इन स्विफ्टली रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। एशियान जो है बहुत अच्छे से काम करता है, जब भी उनकी मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो दे आर एबल टू सॉल्व इट। बट जो सार्क है, सार्क was not able to do any of it, especially because of India and Pakistan. जो animosity है इंडिया चाइना, इंडियन, और इवन आप देखोगे चाइना के कारण इंडिया की रिलेशनशिप उसके बाकी सार्क वाले मेंबर्स से भी काफ़ी अच्छी नहीं है। वी हैव सीन इन केस ऑफ नेपाल, झूलता रहता है, बांग्लादेश, अभी मालदीव्स, श्रीलंका, ऑल दीज कंट्रीज, ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑलमोस्ट गो बैक एंड फोर्थ एंड हैव अ वेरी टमल्चुअस रिलेशनशिप विद इंडिया बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। एंड जो हमारी क्या बोलते हैं जन्मजात एनिमोसिटी है पाकिस्तान के साथ, दैट ऑल्सो क्रिएट्स एन इशू, और उसके कारण वी हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट वर्कड। जयशंकर जी ने बोला है सार्क इज अ जैम्ड व्हीकल, ठीक है। कंपेयर किया है किससे? एक जैम्ड व्हीकल से कंपेयर किया है जो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इट हैज ऑल द पार्ट्स ऑफ मेकिंग अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। उसके पास वो हर चीज है जिससे कि वो एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, लेकिन इट्स जैम्ड and there's no way for it to move forward. उसके बाद according to C. Raja Mohan, who is a journalist, he's a foreign policy expert, he's also a newspaper editor and a scholar, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान is hindrance likening to a camel slowing down the SARC caravan, basically suggesting कि क्योंकि पाकिस्तान कभी ऑन बोर्ड नहीं हो पाया और उनकी एनिमोसिटी के चक्कर में कोई कॉपरेशन नहीं हो पाया साउथ एशिया में, इसलिए सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन कभी चल नहीं पाई। अब बात करते हैं इंडिया और एशियान की, कि इनकी दोस्ती कैसे चालू हुई, इनकी पार्टनरशिप कैसे चालू हुई। 1967 में जब मेंबरशिप
के लिए इंडिया को अप्रोच किया एशियान ने, तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दी थी, बिकॉज उस वक्त दिस इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड, राइट। तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि अगर कोई भी कंट्री एक स्टेप ले रही थी टूवर्ड्स वन ब्लॉक, इधर यूएसएसआर और यूएस, तो वो क्या कर रहे थे कि मतलब इट वाज लाइक स्टेपिंग इनटू द वॉर, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी यूएस को लगा कि आप रशिया की तरफ जा रहे हो, यूएसएसआर की तरफ जा रहे हो, तो देन दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग योर एनिमीज, राइट। तो ये सब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए यूगोस्लाविया, इंडिया, इन सब ने मिलकर जो ये नाम मूवमेंट स्टार्ट किया था कि हम नॉन अलाइन रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं आपके झगड़े से, हमें नहीं पढ़ना, हम नेसेंट कंट्री हैं, कमज़ोर कंट्री है, हमें अभी खुद पर फोकस करना है। तो ज्वाइनिंग एशियान, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बनी ही थी कम्युनिस्ट चाइना को के अगेंस्ट में, तो इसलिए अगर वो ज्वाइन कर लेते एशियान उस वक्त, तो दिस वुड हैव बीन लाइक गिविंग ग्रीन लाइट टू यूएस कि हम आपके साथ हैं, और इंडिया ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए दे डिड नॉट साइन। बट जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया 1990s के बाद, तब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया इस तरीके से कि अब कंट्रीज अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती थी कि उन्हें किनके साथ पार्टनरशिप करनी है, किनके साथ नहीं करनी है, विदाउट एंगरिंग वन ऑफ द हेजेमोनिक पावर, ठीक है। अब अगर इंडिया किसी के साथ पार्टनरशिप करती है तो यूएस और रशिया गुस्सा नहीं हो जाएंगे, ऑल्दो आई मीन इट हैज़ नॉट चेंज मच, बट नॉट एज बैड एज दैट टाइम। तो उसके बाद इंडिया जो है, उन्होंने सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए एशियान के साथ ज्वाइन करा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए दे स्टार्टेड कन्वर्सेशन विथ एशियन। 1992 में पहले इंडिया जो है सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना, ताकि मेंबरशिप को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर जो है डायलॉग स्टार्ट हो सके। 2002 में पहली समिट अटेंड करी थी इंडिया में। समिट मीन्स जब एशियान के सारे कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो वो समिट होती। तो ये पहली बार 2002 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो गए थे, और दे हैड जॉइंड अटेंडेड वन ऑफ द समिट। और उसके बाद बॉडीज लाइक एशियन रीजनल फोरम और ईस्ट एशिया समिट, इनको भी ज्वाइन किया इंडिया में। 2012 में इंडिया एशियान जो है एलिवेटेड द रिलेशनशिप टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ठीक है। तो इंडिया जो है एशियान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। मतलब कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर का बेसिकली ये मतलब होता है कि एशियान अगर कोई स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है तो वो कंसल्ट करेगा इंडिया को, सो दैट वो इंडिया के साथ मिलकर वो काम कर सके, उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोलते हैं। द ट्रेड पैक्ट ऑन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड एशियान वाज साइंड इन 2014। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। गुड्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनिशिएट हुआ था कन्वर्सेशन, और वो फाइनली 2014 में जाके साइन हुआ था। 2017 जो है उसमें 25 साल हो गए इंडिया एशियन पार्टनरशिप को, 15 साल हो गए उस समिट मीटिंग को पहली, और 5 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। 2017 वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए 2018 में टू सेलिब्रेट दैट, 2018 में इंडिया के जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें एशियान की सारी कंट्रीज को गेस्ट की तरह बुलाया गया था। सो दिस बेसिकली मार्क्ड अ बिग स्टेप टूवर्ड्स joining or maybe becoming a partner with ASEAN। 2019 में इंडिया वेलकम एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, जब एशियान ने अपना स्फीयर बढ़ाने की कोशिश करी, जब वो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में अपने पार्टनरशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसका खुली बाहों के साथ स्वागत किया इंडिया ने। यू सी प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द सेंटर, राइट। सो अब समझते हैं कि एशियान का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। ASEAN is often referred to as a nucleus of the East Asia Pacific, nucleus as in the center। अब देखोगे यहाँ पे है जापान, सिंगापुर, चाइना, इंडिया, इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन, हवाई, न्यूजीलैंड, और इन सब इम्पॉर्टेंट रीजन के बीच में सेंटर में है आपका एशियन। तो एक तरीके से इट बिकम्स लाइक अ गेटवे, इंडिया का गेटवे है टू पैसिफिक रीजन। इंडिया अगर चाहता है कनेक्ट होना पैसिफिक कंट्रीज से, तो उसके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। अगर मान लो कि ट्रेड करना है कल को किसी पैसिफिक कंट्री के साथ, तो देन एशियान इज द प्लेस जहाँ से ये सारा सामान जाएगा, ट्रेड जाएगा, राइट। तो एक बोल रहे हैं गेटवे है टू द पैसिफिक रीजन, और पैसिफिक रीजन में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, सो ऑल ऑफ दिस। उसके बाद एक जो बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, एक तरीके से बढ़ावा मिला इसको, was जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक अलग ही वर्टिकल बना दिया ओशनिया और एशियान और पैसिफिक के लिए, ठीक है। कंप्लीटली एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिया, और उसमें एशियान को एक बहुत
इम्पॉर्टेंट प्लेस दी गई, और दोनों ही तरीके से, एक तो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि सिक्योरिटी भी होगी, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी उनको इंक्लूड करेंगे और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनमें भी इंक्लूड करेंगे, और एक अलग सेक्शन ही बना के उनके लिए दे दिया। इंडिया इज एक्टिवली रीडिफाइनिंग इट्स नेबरहुड, क्योंकि अब तक ना नेबरहुड की जब भी बात होती थी तो उन कंट्रीज की बात होती थी जिनके साथ हमारी डायरेक्ट बॉर्डर है या जिनके साथ हम बहुत पास में है, लाइक श्रीलंका, मालदीव्स। बट इंडिया जो है इस आइडिया को रीडिफाइन कर रहा है, और अब हम मॉडर्न एज में है ना यार। पहले दोस्ती हमारी किससे होती थी? जब हम छोटे थे तो हमारे पड़ोस में जो बच्चे रहते थे उससे दोस्ती होती थी, लेकिन अब इंटरनेट की एज है, तो अब वी कैन मेक फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज समथिंग सिमिलर दैट इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑल्सो, कि अब जरूरी नहीं है कि ये कंट्री जस्ट आपके पास में हो तो आपकी अच्छी दोस्त हो, ठीक है, वो दूर भी है तो भी उनसे दोस्ती की जा सकती है। और जो ट्रेडिशनल लाइंस है ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ नेबर, उसको ब्लर कर रहा है, और इमीडिएट और एक्सटेंडेड नेबर्स को अब ऑफकोर्स ये जरूरी है, क्योंकि हमारा इमीडिएट नेबर जो है पाकिस्तान, उससे तो सो देन वी नीड टू फाइंड अदर फ्रेंड्स, राइट। अगर आपके पास के दोस्त अच्छे नहीं बन पा रहे तो क्या कर सकते हैं? दिस अपेरेंट ईस्टवर्ड टिल्ट, ये जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ईस्टवर्ड टिल्ट है, ये एविडेंट है एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी से, और दूसरा ये जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, ये जो है इसमें, इस इनिशिएटिव में एशियान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट, तो साउथ एशिया रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट मंडला, मतलब कि आपने मंडला आर्ट देखा है, जो इट्स आर्ट लाइक दिस, राइट, वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। ओके, तो बेसिकली एक तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर ये इंडिया है और ये जो है उनके डायरेक्ट नेबर्स है, तो ये फर्स्ट लेयर है मंडला की, और फिर एशियान जो है इट्स लाइक अ सेकेंड लेयर ऑफ मंडला, मीन्स द नेक्स्ट इमीडिएट फैमिली और नेबर। Since 2005, India has played a pivotal role in the as a founding member of East Asia Summit. So East Asia Summit जो कि एशियान का पार्ट है, उसका फाउंडिंग मेंबर बनी है इंडिया, और दिस इज लेड बाय एशियान, और ये जो है सारी मीटिंग्स और एक्टिविटीज़ को जो है इंडिया सपोर्ट करता है और आगे बढ़ाता है। उसमें ये 10 मेंबर्स हैं एशियान के, उसके बाद 6 रीजनल पार्टनर्स हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और उसके बाद यूएस और रशिया को भी इसमें 2011 में पार्टनरशिप मेंबरशिप मिली थी। एशियान इज द इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सो इंडिया की जो पार्टनरशिप है ट्रेड में, उसमें 4th सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है एशियान, और 86.9 बिलियन का ट्रेड होता है दोनों रीजन और कंट्री के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है, देखो 2014 का डाटा, एंड देन 2019-20 का डाटा नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोविड आ गया था तो चीज़ें थोड़ी सी ठप हो गई, तो विल टेक 2018 का, 19 का, तो 31.8 बिलियन डॉलर से इट केम टू 37.4, तो एक्सपोर्ट बढ़ा है 44.71 से 59.32, सो इम्पोर्ट बढ़ा है। उसके बाद जो मेन आप बोल सकते हो कंट्रीज इन एशियान में जिसमें इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड है, वो है सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम एंड थाईलैंड। अब बात करते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कि एशियान और इंडिया के बीच में कौन कौन सी वो सिचुएशन या एरियाज है जहाँ पर दोनों बहुत मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें से एक है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। मेकोंग गंगा क्या है? दीज आर 2 रिवर बेसिन्स, गंगा इंडिया का और मेकोंग म्यांमार, कंबोडिया, वो वाले। इसमें बेसिकली ये 2 सबसे बड़ी रिवर है, और इन्हीं दोनों रिवर के बेसिन में ये पूरी सिविलाइजेशन जन्मी है, ठीक है। तो इसीलिए इसे ऐसा नाम दिया गया है। बेसिकली एक ये सब रीजनल एंडेवर है, ठीक है, मतलब एक रीजन का 2 रीजन, वन इन इंडिया एंड वन इन साउथ ईस्ट एशिया, उन दोनों रीजन का एक साथ में मिलकर डेवलपमेंट है। इसमें बेसिकली क्या होगा, इट वाज एस्टैब्लिश इन 2000, और इसका मेन एम ये है कि जो एशियान की कंट्रीज हैं जो कि लीस्ट डेवलप है, विच इज़ कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम, उनको डेवलप किया जाएगा। बोथ गंगा एंड मेकोंग आर सिविलाइजेशन रिवर, है ना, इन्हीं से सिविलाइजेशन बनी है। और बेसिकली एम यह है कि इन दोनों रिवर बेसिन में रहने वाले लोगों को, जो सिविलाइजेशंस है, उनको कनेक्ट किया जाए। द कोऑपरेशन फोकसेस ऑन 4 पिलर्स: एजुकेशन, टूरिज्म, कल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कि इन चारों पर मेन काम है इसका। द मेकोंग गंगा इनिशिएटिव इज परसीव्ड एज इंडिया स्ट्रेटेजिक मूव टू काउंटर चाइना, क्योंकि चाइना का भी एक सिमिलर इनिशिएटिव है, इट्स कॉल्ड द ग्रेटर मेकोंग रीजन, ठीक है। वो भी सेम काम कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, क्रेडिट लाइंस दे रहे हैं, डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्रोग्रेस इन मेकोंग गंगा कोऑपरेशन इज लिमिटेड बिकॉज जो थाईलैंड के साथ जो हमारा
प्रोजेक्ट था उसमें डिले हो गया और उसके कारण जो है एक डिसअपॉइंटमेंट है। और ये चीज़ आप बार बार देखोगे, पता है इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट हैं कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशन है, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज हैं, प्लान्स हैं, पर उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ी सी लिमिटेड है इसकी प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड विथ थाईलैंड। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड $2 billion लाइन टू कंबोडिया, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम अंडर दिस इनिशिएटिव। तो ये बेसिकली ग्रांट या दिया है इंडिया ने। और अब बात करते हैं IMT ट्राइलेटरल हाईवे। इट इज इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। ओके, द इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स दीज 3 कंट्रीज और एक हाईवे बनाएंगे 1360 किलोमीटर्स का। बेसिकली आइडिया इज टू कनेक्ट मोरे इन मणिपुर टू मैसोट इन थाईलैंड वाया म्यांमार। ठीक है, द प्लान इज टू एक्सटेंड अ हाईवे। प्लान ये है कि यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में, शोइंग कि भाई इंडिया की जो रोल है ट्रांसपोर्ट लैंडस्केप में, कनेक्शन में, रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कितना ज़्यादा है कि हम एक लाइन ही बना देंगे सीधे म्यांमार से लेकर वियतनाम तक। सो द रोड इज एक्सटेंडेड टू बूस्ट ट्रेड। ऑफ कोर्स दिस रोड विल हेल्प टू बूस्ट ट्रेड बिटवीन दीज कंट्रीज एंड इंडिया। ओके, और उसके अलावा the proposed approx is 3200 किलोमीटर रूट फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम, ऑल्सो नोन एज ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये अभी बन रहा है और एम जो है वो ये है 3200 किलोमीटर का, जो कि वियतनाम तक जाएगा। अब कलंदान मल्टी मोडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट, बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट चाइना इज डूइंग। चाइना क्या करने की कोशिश कर रही है कि वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, म्यांमार के थ्रू दे वांट टू कम टू बे ऑफ बंगाल, राइट, ताकि वो अपना जो साउथ चाइना सी है उसके ऊपर उसका जो प्रेशर है वो कम कर सके और वो बे ऑफ बंगाल से अपना ट्रेड बढ़ा सके। उसी का एग्जैक्टली उल्टा है, यहाँ पे इंडिया जो है वो अपने पोर्ट को म्यांमार के पोर्ट से कनेक्ट करेंगी और फिर यहाँ से एक बनेगा रोड जो कि सीधे जाके फिर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट होगा। एक तरीके से दिस विल हेल्प टू, इट विल स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग स्टफ टू नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो इतना दबाव है वो कम हो जाएगा अगर हमारे पास एक अल्टरनेट एरिया हो नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का, राइट। सो दिस विल हेल्प अस टू दिस विल बी एन अल्टरनेटिव टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर, रिलीविंग द प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग रूट। Beyond benefiting India economically, commercially and strategically, the project contributes. तो इससे क्या होगा, ये इंडिया को तो हेल्प करेगा ही क्योंकि we will be able to be more connected to our region, but वो म्यांमार के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेगा। एंड गिवन द पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, फाइनेंसिंग जो है, वो इंडियाज ग्रांट असिस्टेंट टू म्यांमार के अंडर हो रही है। बेसिकली मतलब इंडिया ग्रांट दे रहा है म्यांमार को टू क्रिएट दिस। सो दोनों का फायदा है, एक तरीके से हमारा भी फायदा, उनका भी फायदा है, और हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरीके से काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन म्यांमार। डिफेंस एग्रीमेंट्स की बात करें तो क्या है, जियोपॉलिटिकल राइवलरी जो है इंडिया चाइना के बीच में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है एशियान को लेकर, और इंडो पैसिफिक में ये इशू बहुत बढ़ चुका है। इसके लिए सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये अब it started as a economic policy, ठीक है, Act East, but अब ये हो गई है कि we have to not only connect economically but also create security alliances in the Pacific so that China cannot overtake the rest of these countries. इंडिया ने जो है की नेवल कोऑपरेशन साइन किया है, डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया है चांगी नेवल बेस सिंगापुर के साथ। वो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन नेवी, इनेबलिंग रिफ्यूलिंग, रीआर्मिंग ड्यूरिंग द साउथ चाइना सी ट्रांजिट। जो अगर साउथ चाइना सी से अगर कोई इंडिया की वो जा रही है तो वहाँ पे जो ये चांगी नेवल बेस है सिंगापुर, ये अलाउ करता है इंडियन नेवी की शिप्स को कि वो वहाँ पे अपना फ्यूल कर ले सके और रीआर्मिंग, ठीक है, मतलब कि अगर जैसे जो भी मान लो यूज़ हो गए एम्यूनिशन, तो रीफिल करने के लिए वो वहाँ से कर सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि बेसिकली इंडिया विल पुट सम ऑफ इट्स ammunition there, and if needed they can go and refuel from there, not just petrol or energy but also ammunition. That's the importance, and this is big. You have to understand कि अगर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ट्रस्ट की ज़रूरत होती है एक कंट्री को दूसरी कंट्री में अपने वेपन रखने के लिए, समझ रहे हो आप कि क्योंकि दैट मीन्स कि अगर उनके बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है तो वो कंट्री उन वेपन को यूज़ कर सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस
from that point. Next is Sabang port in Indonesia. It is a very important port because it is located positioned in the entrance of Malacca Strait. So it's a very important position. वहाँ पे भी 2018 में हमें मिलिट्री एक्सेस मिली है. उसके बाद वियतनाम के साथ जो है हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बढ़ाई है, जिसमें इंडिया ने उन्हें 11 मिलियन डिफेंस लाइन क्रेडिट डिफेंस लाइन दी है, जिससे वो नेवल इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं. उसके बाद फिलीपींस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है डिफेंस इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन को लेकर 2017 में. 2022 में 374.96 मिलियन डील हुई थी ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की फॉर शोर बेस्ड एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल. ओके, तो ये दोनों के बीच में इस तरीके के भी इन एक्सचेंज हो रहे हैं. अब बात करते हैं 18th एशियन समिट इन 2021. प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रेस्ड ऑन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एशियान फॉर इंडिया, स्पेशली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन जो है इंडिया का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एशियान एकदम सेंटर में है हमारे. ठीक है, इंडिया और एशियान जो है उन्होंने एक अपनी क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इन्हांस करने की कोशिश करी. ये तो दो ऑर्गेनाइजेशंस है, एशियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक और इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव. इन दोनों को बेसिकली अलाइन करने की कोशिश करी ताकि दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते. तो रिसोर्सेज से आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, दोनों के रिसोर्सेज कंबाइन हो जाएंगे. तो दोनों पार्टी ने अग्री किया है कि वो दे विल रिड्यूस द डेवलपमेंट गैप and bolster economic ties with a focus on social infrastructure development including vaccine, pharmaceutical research along with fostering people to people connectivity. So basically on every aspect you can see industry से लेकर security से लेकर defense, naval, trade and फिर finally pharmaceutical research और social infrastructure के भी बात करें. मतलब वही cultural ties जो आपने पहले भी देखे हैं, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका के साथ जो हमने देखे थे ना कि स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, ये इस तरीके की सोशल जो है कनेक्टिविटी करना विथ एशियन कंट्रीज. अब बात करते हैं 20th एशियन इंडिया समिट की जो 2023 में हुई थी. 12 पॉइंट प्लान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया था यहाँ पे कि कैसे एशियन की कंट्रीज के साथ इंडिया जो है अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ा सकता है बाय कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेड, इकोनॉमिक इंगेजमेंट. उसके अलावा जो चैलेंजेस है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, मतलब इन कंट्रीज़ के बीच में और इंडिया के बीच में, उसको ओवरकम कर सकते हैं और पीपल टू पीपल इंगेजमेंट इंटेंसिफाई कर सकते हैं. तो मतलब बेसिकली मूविंग फ्रॉम स्टेट पार्टनरशिप टू ट्रांसनेशनल पार्टनरशिप जहाँ लोगों के बीच में अच्छा कनेक्शन है. ठीक है, अगेन यू कैन सी प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द सेंटर लुकिंग वेरी डिफरेंट. अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द इश्यूज. अब तक हमने देख लिया कि भाई सब कितना बढ़िया लग रहा है, उन्हें भी हमारी ज़रूरत है, हमें भी उनकी ज़रूरत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इतनी सारी रिलेशनशिप होगी, लेकिन इश्यूज भी हैं. क्या इश्यूज हैं? एशियान का जो ट्रेड है वो चाइना के साथ जो है वो इंडिया से सरपास कर चुका है. विद इन चाइनाज FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू एशियान बीइंग द 9 times एज हायर एज इंडिया. ठीक है, चाइना का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एशियन कंट्रीज में वो इंडिया से 9 गुना ज़्यादा है. ठीक है, चाइना स्टैंड्स एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है, जो जिस चीज़ के लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं वही सामने से चाइना भी कर रहा है. वो भी एशियन के साथ पार्टनरशिप बना रहा है, वहाँ पे ट्रेड क्रेडिट लाइंस दे रहा है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स कर रहा है. ठीक है, एंड इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हो रही है चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को मैच करने में, क्योंकि of course it's much bigger country with a lot more GDP, lot more income. ठीक है, तो although India is trying a lot, but जितना चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है. इंडिया हैज ऑप्टेड टू साइन द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, a trade deal negotiated among 16 countries including 10 ASEAN countries and 6 nations with the existing free trade agreement. तो जो इंडिया जब ज्वाइन करा है तो ये ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एशियन का हो चुका है बाकी कंट्रीज के साथ में, जिसमें से एक चाइना भी है. तो चैलेंजेस क्या है विद इन एशियन? एक तो इम्बैलेंस है क्योंकि सारे मेंबर्स जो है उनकी इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस सेम नहीं है. कुछ कंट्रीज बहुत रिच है, कुछ कंट्रीज बहुत पुअर है. अब सिंगापुर और कंबोडिया के बीच में आप कंपेयर करो, फिलीपींस और वियतनाम के बीच में कंपेयर करो, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स बट दे वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी दे हैव, हाउ गुड देयर इकोनॉमी इज. उसके बाद रिच और पुअर एशियन कंट्रीज के बीच में बहुत डिफरेंस है बिकॉज ऑफकोर्स पैसे का डिफरेंस आ जाता है. तो एफर्ट्स, अब ऑफकोर्स जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको ऐसा लगेगा कि जो अमीर कंट्रीज़ है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है. जो अमीर कंट्रीज़ हैं उनको ऐसा लगेगा कि ये हमें हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अगर
सिंगापुर इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में, तो इट वुड वांट अदर कंट्रीज टू आल्सो इन्वेस्ट सिमिलरली, राइट? सिंगापुर अगर अपने जीडीपी का कुछ परसेंटेज डाल रहा है इसमें, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बाकी कंट्रीज भी करे, लेकिन बाकी कंट्रीज आर लाइक कि हमारे पास इतने पैसे थोड़ी ना, तुम्हारे पास इतने पैसे, हम इतने अमीर थोड़ी ना है। तो उधर पे वो बेसिकली यू नो ना, दोस्तों के बीच में भी कभी कभार पैसा आ जाता है, अगर एक दोस्त बहुत अमीर है, एक दोस्त बहुत गरीब है, तो कभी कभी मुटमुटाव हो जाता है। वैसा एशियन कंट्रीज में बहुत होता है। सिंगापुर जो है वो बोस्ट करता है एकदम हाई जीडीपी ऑफ ऑलमोस्ट 53,000। कंबोडिया का फिर सबसे लो है $1,300। मैनी रीजनल इनिशिएटिव्स वर नॉट एबल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू नेशनल प्लान्स। जो इन लोगों ने एशियान में मिलकर जो रीजनल प्लान्स बनाए थे, वो कंट्रीज अपने नेशनल प्लान में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाई, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज को भी इशू थी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी इशू थी। डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा यू नो ऑटोनॉमी चाहिए थी, और जो गरीब कंट्रीज थी उनको ज़्यादा लग रहा था कि बहुत महंगा है, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू डू इट। सो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन। फिर मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम के जो मेंबर्स हैं वो इक्वली मिक्स्ड विद डेमोक्रेसीज एंड कम्युनिस्ट एंड अथॉरिटेरियन। मतलब कि जो मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स जो है डेमोक्रेटिक नहीं है। कुछ ब्रुनाई जैसे अथॉरिटेरियन है, कुछ कंट्रीज थोड़ी कम्युनिस्ट है, कुछ जो है वो डेमोक्रेटिक है। वाइल द साउथ चाइना सी मेन्स द मेन इशू, साउथ चाइना सी को प्रोटेक्ट करना मेन इशू है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल जो व्यूज़ है वो बहुत डिफरेंट है, बिकॉज ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत होते हैं जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रोहिंग्याज के साथ जो हुआ म्यांमार में, या जो ब्रुनाई में होता है, ब्रुनाईज किंग इज़ वेरी रूथलेस। सो इनेबिलिटी टू नेगोशिएट अ यूनिफाइड अप्रोच, एक यूनिफाइड अप्रोच नेगोशिएट नहीं कर पाते चाइना के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली मैरीटाइम को लेकर, क्योंकि उनके अंदर जो ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ये उनकी कमी बन जाती है और चाइना इसका फ़ायदा उठाता है। देयर इज़ नो सेंट्रल मैकेनिज्म टू इन्फोर्स कंप्लायंस। अब एक जो डिफरेंस था हमने देखा था ईयू और एशियान में, कि ईयू जो है वो सुप्रा नेशनल है, तो वो अपनी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता है। वैसा इन्फ्लुएंस एशियान के पास नहीं है। वो यहाँ पे उनका इट बिकम्स अ प्रॉब्लम हियर, बिकॉज क्योंकि एशियान जो है वो सबके साथ मिलकर काम करने वाली बात है, तो अगर कोई एक डिसएग्री करता है तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इसके लिए एक सेंट्रल मैकेनिज्म नहीं है, जो भी वो कंप्लायंस है, मतलब जो भी वो अग्री कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, इसके लिए कंप्लायंस के लिए कुछ है नहीं उनके पास कि किसी तरीके से वो इन्फोर्स कर सके, क्योंकि अगेन एशियान इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अ सुप्रा नेशनल वन लाइक यू। उसके बाद इफिशिएंट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो जो उनकी अच्छाई है वो तो ठीक है, पर उसका इन्फ्लुएंस उतना दूसरी तरफ नहीं हो पाता है, बिकॉज बहुत डिफरेंट है, कंट्रीज की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। अब बात करते हैं व्हाट लेड इंडिया टू रिजेक्ट द रीजनल ट्रेड पैक्ट और आरसीईपी। इंडिया ने जो ये रीजनल ट्रेड पैक्ट था आरसीईपी और रिजेक्ट क्यों किया था? फॉर फिस्कल ईयर 2019 इंडिया रजिस्टर्ड अ ट्रेड डेफिसिट विद 11 कंट्रीज ऑफ आरसीईपी, ठीक है। 11 कंट्रीज के साथ में एक ट्रेड डेफिसिट था, सिग्निफाइंग दैट द ट्रेड पैक्ट आर नॉट ओनली अबाउट गेनिंग एक्सेस टू द मार्केट ऑफ द कंट्रीज बट ऑल्सो गिविंग मार्केट एक्सेस टू ट्रेड पार्टनर्स, ठीक है। बेसिकली इंडिया को लॉस हो रहा था, ट्रेड डेफिसिट हो रहा था, कि हम तो अपना मार्केट उन्हें दे रहे थे पर उनका मार्केट हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, और इसके कारण जो है ट्रेड डेफिसिट था, विच इज अगेंस्ट द होल रीजन हम अगर ये क्रेडिट लाइन दे पा रहे हैं इन कंट्रीज को, इज बिकॉज वी आर एबल टू अर्न, ठीक है। अगर हम अर्न ही नहीं कर पाएंगे तो हम क्रेडिट कहाँ से देंगे? ओके, वन थिंग इज इंडिया इज एप्रीहेंसिव अबाउट द आरसीईपी बिकॉज देयर इज नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल सर्ज इन इम्पोर्ट गुड्स, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो इंडिया कोई पर्टिकुलर गुड एक्सपोर्ट कर रहा है इन कंट्रीज में, और वहाँ से अगर सडनली चाइनीज रेप्लिका आ जाते हैं, तो क्योंकि सेम अग्रीमेंट चाइना के साथ भी है, तो सडनली अगर चाइनीज प्रोडक्ट फ्लड हो जाता है तो देयर इज नथिंग that India can do, so then those products just go to waste. फिर एक कंसर्न है कि कोई ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म नहीं है, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, हर बार अगर कुछ इस तरीके का सिचुएशन होती है तो अलग से जाके फिर से रीनिगोशिएट करना पड़ता है। एक ऑटो ट्रिगर सिस्टम होता है कि भाई अगर मान लो इतना प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा है तो उसके ऊपर टेरिफ लगने लगे, ऐसा इस तरीके का कोई नेगोशिएशन नहीं है। तो उससे क्या होता है कि बार बार नुकसान होता है, हेंस इंडिया गोज इनटू डेफिसिट विद दीज कंट्रीज अगेन एंड अगेन। अनदर इशू इज कि देर आर वरीज कि कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो जो कंट्रीज अगर सर्कमवेंट करती है रूल्स का, तो इंडिया कुछ नहीं कर सकता है। मान लो कि अगर कोई कंट्री जो रीराउट कर दे प्रोडक्ट्स
मतलब फॉर एग्जांपल इन चाइना को फेवर करते हुए एक कंट्री जो है दूसरी कंट्रीज पे रीराउट कर दे अपने प्रोडक्ट्स या इंडिया के प्रोडक्ट्स, तो उसके ऊपर उस तरीके के रूल्स नहीं हैं, तो इसलिए वो कर सकती हैं, ठीक है, एंड दैट कॉजेज प्रॉब्लम टू इंडिया। जैसे डेयरी और स्टील और टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसको प्रोटेक्शन चाहिए। अब इंडिया को थोड़ा हेजिटेशन होता है, वो अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहता, बिकॉज इट वुड मीन दैट दे विल बिकम जस्ट एज वल्नरेबल एज चाइना कैन, राइट, क्योंकि हमें पता है जब एशियन इस मामले में वल्नरेबल है चाइना के अगेंस्ट, तो हम अगर अपने मार्केट खोल देंगे उनके लिए तो देन आवर मार्केट विल सफ़र। उसके बाद इश्यूज है इन्वेस्टमेंट को लेकर, ई कॉमर्स को लेकर, देयर इज अ फियर ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू टेक चाइना साइड। अब अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि क्योंकि चाइना के साथ भी सेम वो है, तो अगर चाइना अग्रीमेंट है तो अगर हम चाइना को फेवर करते हैं तो फिर यूएस गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई लेकिन इनका ब्लॉक सिस्टम तो ख़त्म नहीं हो रहा है अभी तक। फिर कैसे इन्हांस किए जा सकते हैं इंडिया और एशियन के टाई? इंडिया पोजेसेस ग्लोबल सॉफ्ट पावर, है ना, इंडिया के पास क्या है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर है, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, सिनेमा, और इसकी स्ट्रेंथ को हार्नेस कर सकता है साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, यू नो, कल्चरल लेवरेजिंग कल्चरल सिमिलैरिटीज विद एशियन, ठीक है, कि क्योंकि उनका कल्चर और हमारा कल्चर में बहुत सिमिलैरिटी है और क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट पावर है, तो उसका इस्तेमाल करके हम और क्लोज हो सकते हैं। स्कॉलरशिप्स दी जा सकती है एशियन स्टूडेंट्स को इंडिया में आईआईएम के लिए, ताकि यू नो कल्चरल कनेक्शन इन्हांस हो सके। उसके अलावा इनकरेजिंग टूरिज्म थ्रू क्रिएटिव ब्रांडिंग, एक्सपेंडिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड इंप्रूविंग एयर कनेक्टिविटी विद एशियन शुड बी प्रायोरिटाइज, की एयर कनेक्टिविटी जो है एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में उसको बेहतर करें। उसके बाद 3 C's, कॉमर्स, कल्चर एंड कनेक्टिविटी, इन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि चाइना का जो मैंने कहा ना इन्फ्लुएंस जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 9 टाइम्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उनका, तो उसके लिए अगर हम अपने कल्चर और कनेक्टिविटी को फोकस करें, उसके साथ में कॉमर्स को कॉम्प्लीमेंट करें, सो देन वी माइट हैव अ बेटर सॉर्ट ऑफ पोजीशन विद कंपेयर टू चाइना। बिकॉज एक चीज़ है कि एशियन कंट्रीज में चाइना के अगेंस्ट एनिमोसिटी बहुत है, तो उसको लेवरेज किया जा सकता है। इंडिया शुड वर्क टू रिजॉल्व चैलेंजेस, ठीक है, जो RCEP के में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, उनको निगोशिएट करना चाहिए, सो दैट वी कैन एक्चुअली जॉइन देयर मार्केट इन अ वे जहाँ उन्हें भी प्रॉफिट हो और हमें भी प्रॉफिट हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. I hope you learned something interesting from this class. If you have any question related to ASEAN, write them in the comment and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.